Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डील करेंगे विद आरसी सर्किट्स। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी तक वी हैड डेल्ट ओनली विद सर्किट्स इन विच द करंट्स डिड नॉट वेरी विथ टाइम, बट दिस टाइम वील बी डिस्कसिंग टाइम वेरिंग करंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए, हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करने के प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये सर्किट को t इक्वल टू 0 पर ऑन किया गया है ना, कहीं स्विच रहा होगा जिसको हम लोगों ने t इक्वल टू 0 पर ऑन करा। अब देखिए क्या होगा। शुरुआत में ये कैपेसिटर क्या था? शुरुआत में ये कैपेसिटर जो है ये अनचार्ज था। तो अब क्या होगा, बैटरी को तो ये बात पसंद नहीं आएगी कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ही ना रहे। तो वो क्या करेगा, लगातार एक प्लेट से चार्ज उखाड़ करके दूसरे प्लेट पर डिपॉजिट करता रहेगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए एक काम करते हैं, किसी टी टाइम की बात करते हैं, और उस टी टाइम से हम लोग कितना आगे जाएंगे? टी टाइम से आगे जाएंगे टी प्लस डी टी, मतलब कि डी टी टाइम और आगे चले जाएंगे। अब आप सोचिए इस डी टी टाइम में क्या होगा। डी क्यू चार्ज एक्स्ट्रा मूव करेगा थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्किट, और वो कहाँ डिपॉजिट होगा? ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, है ना। मान लीजिए कि टी टाइम तक इसके पास ऑलरेडी कुछ चार्ज था, लेटर से कि क्यू था और दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू था। तो अब क्या होगा, क्यू में और कितने का एडिशन होगा? डी क्यू का होगा, और माइनस क्यू से ही ये चार्ज निकल करके गया, तो माइनस क्यू में माइनस डी क्यू और हम लोग लिख देंगे। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि dt टाइम में क्या हुआ, dq एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया सर्किट से, और हमें पता है कहां से गया वो गया एक प्लेट से उखड़ करके दूसरे प्लेट की तरफ। तो इस बैटरी के थ्रू ही तो ये चार्ज को जाना पड़ा ना। ये जो dq चार्ज गया वो इस बैटरी के थ्रू गया है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय द सोर्स, है ना। द वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ वो कितना आएगा? वो एक तरीके से देखा जाए तो वो कितना आएगा, दो जगह वो यूज होगा। एक तो आप सोचिए कि कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, और क्या होगा, उसके अलावा इस कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ेगी, है ना। तो जो बैटरी ने वर्क डन किया वो दो जगह दिखाई देगा। एक तो कैपेसिटर की एनर्जी को बढ़ाता हुआ, और एक रेजिस्टेंस में कुछ और हीट जनरेट करता हुआ। तो dt टाइम में कितनी हीट जनरेट होगी? तो dt टाइम में हमें पता है कि आई स्क्वायर आर इंटू डी टी हीट जनरेट होगी, और उसके अलावा हमें पता है कि u बराबर कितना था? u बराबर था क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, है ना, क्योंकि चार्ज उस समय q था। तो अब क्या हुआ होगा, अब क्यू स्क्वायर बाय 2c, u बराबर था क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि du कितना आ जाएगा। du का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वो कितना हो जाएगा, 2q बाय 2c इंटू डी क्यू, है ना, जिसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया q डी क्यू अपॉन c। तो ये इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी बैटरी ने सप्लाई करी है वही तो कहाँ गई, इंटरनल एनर्जी के इंक्रीमेंट के फॉर्म में गई और हीट के डिसिपेशन में गई। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, E इंटू डी क्यू, और दिस शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी प्लस कितना लिख दें, प्लस लिख देंगे हम लोग Q बाय सी इंटू डी क्यू, है ना, ऊपर वाली चीज इधर आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं हर जगह dt और dt यहाँ पर लिख दूं, है ना, मैथमेटिकली इस तरीके से करना तो सही नहीं रहता है, पर फिजिक्स के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बन जाएगा, ई डी क्यू बाई डी टी, है ना। ई डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई इंटू आई। दिस शुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा क्यू बाई सी इंटू आई। तो हर जगह से देखिए एक आई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास आ गया ई इज इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी। क्लियर है ये बात? और हमने यहाँ पर क्या यूज करा है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, क्योंकि चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, वक्त के साथ बढ़ रहा है। तो इसीलिए I बराबर मैंने सिंपली लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करके आई या फिर चार्ज दोनों ही एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहां से आ जाएगा E माइनस क्यू बाय सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब आई को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, और आगे आ जाएगा आर। तो यहां से देखिए क्या कर देंगे हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन आर। अब थोड़ा और इससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं। t बराबर 0 पर तो कैपेसिटर अनचार्ज था, तो q की वैल्यू 0 थी। लेट अस से कि किसी t टाइम पर चार्ज की वैल्यू स्मॉल q हो गई। तो अब चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा, ln ऑफ सी ई माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड करना होगा इसे, -1 से डिवाइड करना होगा, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से लेकर के q तक। दिस विल बी इक्वल टू t अप आर सी, और t की लिमिट क्या रखेंगे 0 से t। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ सी ई माइनस क्यू अपॉन, यहां पर आप देखिए एक बार q भरेंगे एक बार 0 भरेंगे। q भरेंगे तो ln सी ई माइनस क्यू आ जाएगा, और 0 भरेंगे तो 0 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ln ऑफ सी ई हो जाएगा। तो ln ऑफ सी ई माइनस क्यू माइनस ln ऑफ सी ई को मैं और क्या लिख सकता हूं, ln ऑफ सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई, है ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी आ गया। तो यहां से देखिए फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, सीई माइनस क्यू अपॉन सीई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, सीई माइनस क्यू इज इक्वल टू सीई ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहां से देखिए फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। तो ये फाइनली क्या बन गया हमारे पास आ गया एक तरीके से Q इज इक्वल टू सीई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो इसमें हमारे को ये दिख रहा है कि अगर इस फंक्शन को आप देखिए ना, इस फंक्शन को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये जो सीई टर्म है ना, ये जो सीई टर्म है ये बेसिकली हमारे को बता रहा है Q की मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि आप देखिए कि t बराबर 0 पर क्या था, t बराबर 0 पर Q की वैल्यू थी 0, और t की वैल्यू क्या रख देंगे कि Q की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। t जब टेंडिंग टू इंफिनिटी हो रहा है ना, तब एक्चुअली Q की वैल्यू आ रही है CE, है ना, 1 माइनस ऑफ समथिंग, एंड दैट समथिंग इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हो गया कि e की पावर माइनस टी बाई आर सी जब किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, उस समय Q की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उस समय Q की वैल्यू कितनी आ रही है, CE आ रही है ना। तो चलिए इसका ग्राफ भी एक बार बना लेते हैं। अच्छा, ग्राफ पर जाने के पहले मैं एक चीज और आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और वो ये था कि ये जो आर सी टर्म आ रहा है ना, यहाँ पर R इंटू सी टर्म आ रहा है, इसे हम लोग एक नया नाम देते हैं टाउ, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, है ना। टाउ बराबर कहलाता है टाइम कांस्टेंट। और देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है ना। तो अगर इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं तो आप ऐसे सोचिए कि वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, है ना। अगर मैं t बराबर आर सी या फिर t बराबर टाउ की बात करूं, तो उतने देर में Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q बराबर हो जाएगा CE 1 माइनस ई टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। मतलब कि Q बराबर हो जाएगा CE 1 माइनस 1 अपॉन ई, है ना यहाँ तक। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 1 अपॉन ई की वैल्यू जो है आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1 अपॉन ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.37 लगभग। तो इससे Q बराबर कितना आ जाता है, Q बराबर यहां से आ जाएगा 0.63 CE। तो बेसिकली हमें क्या समझ में आ रहा है कि एट t बराबर टाउ, है ना, t बराबर टाउ पर क्या हो जा रहा है, Q की वैल्यू कितनी हो जा रही है 0.63 टाइम्स Q मैक्स, जो कि कितना है, जो कि है
C इंटू ई, है ना। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एट t बराबर टाउ पर अगर 0.63 टाइम्स क्यू मैक्स यहाँ पर ऑलरेडी डिपॉजिट हो जा रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि एट t बराबर टाउ 63% ऑफ चार्जिंग, है ना, वो डन हो जाता है। यहां तक 63% चार्जिंग जो है ये यहां तक कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली इस टाउ का नाम होता है टाइम कांस्टेंट, या फिर अगर और प्रिसाइजली बात करें तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। इसका सिग्निफिकेंस बस इतना सा है कि आप देखिए यहां पर कि ये जो इक्वेशन बन रही थी Q बराबर CE 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, तो ये एक्सपोनेंशियल की पावर वगैरह जब चला जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को एनालाइज करना। लेकिन t बराबर जब हम लोग RC रखते हैं तो वहां पर हम लोग काफी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि e की पावर क्या आ जाता है, सिंपली e की पावर -1 आ जाता है, जो कि 0.37 होता है ना। तो 1 अपॉन ई की वैल्यू जो है 0.37 होती है। तो उस हिसाब से हमारे को क्या मिल जाता है कि कितना परसेंटेज चार्जिंग हो गया वहां तक, 63% ऑफ चार्जिंग हो गया। तो इससे बेसिकली ना हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैपेसिटर को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि जिसका टाइम कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, है ना, टाइम कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसका चार्जिंग का प्रोसेस कैसा है, चार्जिंग यहां लिख देते हैं, चार्जिंग प्रोसेस इज स्लो। जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टाइम उसे लगेगा चार्ज होने में, है ना। और प्रिसाइजली बात करें तो 63% चार्जिंग होने में उसे और ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उसकी चार्जिंग क्या है, स्लो है, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है। तो वापस अपने इक्वेशन पर आ जाते हैं, हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे और ये पहले देखते हैं कि Q के साथ I किस तरीके से वेरी कर रहा है ना। तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा dQ अपॉन dt, क्योंकि चार्ज लगातार डिपॉजिट हो रहा है तो dQ बाई dt इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो dQ बाई dt यहां से निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा यहां से, CE का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो फिर इसको मैं ऐसे लिखना चाह रहा हूं, CE माइनस CE e टू द पावर माइनस टी बाय RC। तो पहले वाले C का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, बाद में क्या आ जाएगा, माइनस C को मैंने एज इट इज लिख दिया और e की पावर माइनस टी बाय RC, और चेन रूल से और क्या आ जाएगा, -1 अपॉन RC आ जाएगा। तो I बराबर कितना आ गया, C इंटू ई अपॉन R इंटू सी मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो बेसिकली सिंप्लीफाई होकर के I कितना आ जा रहा है, I आ जा रहा है, C से C देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो E अपॉन R e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। क्लियर है ये बात। तो यहां से अपने को मिल गया I एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं इससे पहले कि ग्राफ बनाए। t बराबर 0 पर देखिए क्या हो रहा है, t बराबर 0 पर आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू कितनी है, E अपॉन R, है ना। तो आप देखिए कि एक ऐसा सर्किट था जिसमें EMF E था, रेजिस्टेंस R था, और उस समय करंट की वैल्यू शुरुआत में E बाय R आ गई। तो इसका मतलब उस समय, है ना, उस समय कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव कर रहा था, प्लेन वायर की तरह, कंडक्टिंग वायर की तरह। तो एट t बराबर 0 हम लोगों ने क्या समझा कि कैपेसिटर बिहेव्स एज अ कंडक्टिंग वायर, क्योंकि उसके अक्रॉस शुरुआत में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, और I बराबर E बाय R आ गया। I बराबर E बाय R आ गया मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं लग रहा कि वहां पर कैपेसिटर था या फिर प्लेन वायर थी। आप ऐसे सोचिए ना, सर्किट कैसी थी, कुछ इस तरीके की थी। यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर कैपेसिटर था, और फिर भी t बराबर 0 पर करंट की वैल्यू कितनी आई, E बाय R। ऐसा कब होता था, ऐसा तब होता था जब सिर्फ एक रेजिस्टर हो और यहाँ पर एक बैटरी लगी हो, और इस समय अगर हम लोग स्विच ऑन करें, है ना, तो t बराबर 0 पर इस समय करंट कितना आता, I बराबर E बाय R आता। तो ये दोनों तो बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गए, कब, एट t बराबर 0। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है ना, ये किसका रोल प्ले कर रहा है, एक प्लेन वायर की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली कब की, t बराबर 0 के लिए हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं अपने उस स्पेशल केस की, t बराबर टाउ की बात करते हैं। तो I बराबर कितना आ जाएगा t बराबर टाउ पर, E अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई E की पावर कितना हो जाएगा, ये -1, मतलब ये हो जाएगा 0.37 टाइम्स E बाय R। इसका मतलब करंट जो है वो कितना हो गया, करंट जो है
वो हो गया 0.37 टाइम्स आई मैक्स, क्योंकि ई बाय आर क्या है, ये तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसका कितना परसेंटेज हो गया ये बेसिकली ये हो गया 37% ऑफ आई मैक्स। क्लियर है ये बात? तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि करंट जो है घटता ही जा रहा है ना, पहले मैक्सिमम था फिर कम हो रहा है। अब तो हम लोगों ने किसकी बात कर ली, अब हम लोगों ने टी बराबर टाउ के बारे में बात कर लिया है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग टी टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए। तो टी टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए क्या बात कर सकते हैं, ई की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। ई की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये तो जीरो बन गया है ना। तो टी टेंडिंग टू इंफिनिटी पर हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट टेंडिंग टू जीरो हो जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है, आप सोचिए, एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टर है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है ना, ईएमएफ ई है, सी है और आर है। अब यहाँ पर कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है ना, करंट जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, टेंडिंग टू जीरो एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो गया है, इसके अक्रॉस अब और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ सकता, जिसके कारण इसके अक्रॉस कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब यहां पर आप समझिए कि कोई सर्किट ब्रेक कर रहा हो, है ना, या फिर आप यहां पर कोई एक ऐसी चीज लगा दे जो इंसुलेटर हो, जैसे कि मान लीजिए आपने वुड लगा दिया है ना, वुड इज एन इंसुलेटर। तो कैपेसिटर बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह, वो करंट को फर्दर अलाउ ही नहीं होने दे रहा है। तो एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि जो कैपेसिटर है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, एज एन इंसुलेटर की तरह। चलिए, तो इतनी सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग फाइनली इस स्टेज में आ चुके हैं कि हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकें। तो देखिए क्या होता है, यहां पर हमने क्या सीखा था, द कैपेसिटर्स चार्ज ग्रोज एज द रेजिस्टर्स करंट डाइज आउट। चार्ज बढ़ता हुआ दिख रहा था और करंट घटता हुआ दिख रहा था। तो वही देखिए इन ग्राफ्स में शो किया गया है। शुरुआत में आप देखिए कि चार्ज की वैल्यू जीरो थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी 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 और बढ़ते 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 फाइनली ये किसे टेंड कर रही है, Q बराबर CE को। और यहां पर जो ग्राफ्स बने हैं वो R बराबर 2000 ओम, C बराबर 1 माइक्रोफैरेड और EMF बराबर 10 वोल्ट के लिए बने हैं। तो यहां से टाइम कांस्टेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, R इंटू C आ जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 2 मिली सेकेंड, है ना। तो जो टाइम कांस्टेंट है उसको यहाँ पर ये छोटा सा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इससे यहाँ पर डिनोट किया गया है ना। जैसे कि t इक्वल टू 2 मिली सेकेंड 1 टाइम कॉन्स्टेंट, t इक्वल टू 4 मिली सेकेंड हो गया 2 टाइम कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पर एक और चीज देखिए कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को अगर आप देखिए तो क्या है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि शुरुआत में तो करंट कितना था, मैक्सिमम था, E बाय आर था, और धीरे 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 वो किसको टेंड कर रहा है, धीरे धीरे वो टेंड कर रहा है जीरो को। क्लियर है ये बात। और एक और चीज नोटिसेबल है वो ये है कि t बराबर जीरो पर, देखिए मैंने t बराबर जीरो पर दोनों ग्राफ्स पे टैंजेंट ड्रॉ किया है ना। तो t बराबर जीरो पर जब आप टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप कुछ ऐसे आप देख पा रहे हैं, है ना। स्लोप जो है पॉजिटिव है अगर हम लोग चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखें, और स्लोप नेगेटिव है अगर आप करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देखें। और मजेदार चीज ये है कि जो शुरुआत में इसका स्लोप है ना, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का स्लोप जो है, लेट अस से कि एंगल थीटा है, तो tan थीटा बेसिकली क्या बता रहा है, tan थीटा बता रहा है dq बाई dt एट t इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली ये हमें I बता रहा है एट t बराबर जीरो, जो कि कितना होता है, E बाय आर होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का जो इनिशियल स्लोप है बेसिकली वो कितना आ रहा है, E बाय आर आ रहा है। एक और बच्चों बड़ी मजेदार चीज होती है यहाँ पर, आप देखिए कि यहाँ पर टाइम जो है वो मिली सेकेंड्स में है। तो काफी मेजॉरिटी ऑफ द, आप कह सकते हैं कि जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है, लेकिन ये खिंचता रहता है इन्फिनिटी तक। देखिए अगर आप देखें तो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि t बराबर 10 मिली सेकेंड्स तक ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, चार्जिंग हो चुका है। लेकिन अगर आप वास्तविक रूप में देखें कि ये अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि फुली चार्ज ये कब होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पर।
तो कितने कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ये कि कोई एक ऐसा कैपेसिटर है जो चार्ज तो हो रहा है बहुत फास्ट, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भाई तुम कितने देर में चार्ज हो रहे हो, तो वो बोलेगा क्या, मेरे को तो इनफाइनाइट टाइम लग रहा है। तो लेकिन आप क्या हमेशा कहा करेंगे, आप ये कहा करेंगे कि जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का प्रोसेस है वो कैसा होता है, फास्ट होता है, क्योंकि अपने को 100% चार्जिंग से कोई खास मतलब नहीं है। आप ये देखिए कि जो 99.999% चार्जिंग भी जो है ना, वो कुछ मिली सेकेंड्स में ही हो जाता है। तो बच्चों इस चार्जिंग के प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास Q कितना आया था, C इंटू ई, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। उसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आ गया, I, जो कि इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी बराबर E अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी आया। साथ ही साथ हमने क्या नोटिस करा कि कैपेसिटर दैट इज बीइंग चार्ज्ड इनिशियली एक्ट्स लाइक अ ऑर्डिनरी कनेक्टिंग वायर रिलेटिव टू द चार्जिंग करंट, लेकिन बहुत देर बाद क्या हो जाता है, इट एक्ट्स लाइक अ ब्रोकन वायर, वो कंडक्ट होने ही नहीं देता। और अ लॉन्ग टाइम लेटर को आप समझ सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद ही जो है वो कैसे बिहेव करने लगता है, एक ब्रोकन वायर की तरह, क्योंकि उसमें जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट बहुत सडनली हो जाता है ना, एक बहुत ही जरा सा चार्ज होता है जो धीरे धीरे और एड ऑन होता है, पर उसे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए टाउ बराबर आर सी, इसे हम लोग क्या नाम दिए थे, टाइम कांस्टेंट या फिर कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर देखें तो वो कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी आ जाएगा, है ना, किसी भी डी टाइम पर। और चार्ज हमें पता ही है कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आता है, तो उससे अपने को क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखिए बच्चों मैं आपको इसी इक्वेशन को हासिल करने का एक और मेथड बताता हूं, मेथड नंबर 2, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, किसी टी टाइम पर मान सकते थे कि यहाँ पर क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और इस समय करंट कितना फ्लो कर रहा है, लेटर से कि आई फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन क्या लिख सकते थे हम लोग, किरचॉफ्स लगा करके इस तरीके से अगर जाते तो ई माइनस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो ई माइनस क्यू बाई सी, फिर क्या लिखते, माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो इक्वेशन हम लोगों ने एनर्जी के मेथड से हासिल करी थी वो और कैसे हासिल हो सकती है, यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ। क्लियर है ये बात। चलिए तो एक बार हम लोग टाइम कांस्टेंट के रोल को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। इफ अ रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड इन अ सर्किट विद अ चार्जिंग कैपेसिटर, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने करा था, तो क्या होता है, द इंक्रीज ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर टुवर्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज डिलेड बाय अ टाइम कैरेक्टराइज्ड बाय द टाइम कांस्टेंट आरसी, है ना। आप देख पा रहे हैं कि टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर इंटू सी होता है। तो जितना ज्यादा आर होता जाएगा उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, टाइम कांस्टेंट। तो सेम कैपेसिटर के साथ अगर हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगाएं तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट जो है वो चेंज होता जाएगा। विथ नो रेजिस्टेंस प्रेजेंट, अगर आप सोचिए कि एक रेजिस्टेंस ही ना हो, ऑल्दो वो एक आइडियल केस हो गया कि वायर लगा है और वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में सडनली जो चार्ज है वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाता, है ना। तो बाकी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर अगर कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करेंगे, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि दोनों t बराबर 0 पर शुरू हुए थे चार्ज होना और दोनों ही जो है t बराबर इन्फिनिटी पर लगभग फुली चार्ज हो रहे हैं, तो दोनों का चार्जिंग रेट सेम है, ऐसा नहीं कहते हम लोग ये देखते हैं कि भाई किस तरीके से चार्ज बढ़ रहा है ना। जैसे कि आप इन दोनों ग्राफ्स को देखिए यहाँ पर, तो एक का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, एक का टाइम कांस्टेंट कम है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने सेम बैटरी यूज करी और सेम कैपेसिटर यूज करा, पर क्या फर्क था, रेजिस्टेंस में फर्क था। तो ये जो 0.63 टाइम्स क्यू मैक्स होता है ना, क्यू नॉट होता है, तो उस वैल्यू को अटेन करने के लिए एक को कम टाइम लगा और एक को ज्यादा टाइम लगा। एक को लेटर से कि t1 टाइम लगा और एक को t2 टाइम लगा। तो t1 क्या है, बेसिकली पहले वाले के लिए टाइम कांस्टेंट है, और t2 क्या है, दूसरे वाले केस के लिए टाइम कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहां पर क्या कंपेयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस में कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि E और C दोनों क्या है, सेम रखे गए, है ना। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा है ऑब्वियसली वो किसका होगा, इस दूसरे वाले ग्राफ का होगा, है ना। तो इसके लिए R की वैल्यू क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, तभी इसका चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, वो थोड़ा सा स्लो है। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, जो कि है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो मान लीजिए कि t बराबर 0 पर
है ना। t बराबर 0 पर कैपेसिटर के पास चार्ज कितना था, प्लस क्यू था और माइनस क्यू था, और सिर्फ लगा दिया गया उसे एक रेजिस्टर के थ्रू। तो अब देखिए यहाँ पर चार्ज ऑब्वियसली क्या होना चाहेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर दूर दूर, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू होगा। क्यों न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चालू हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि फील्ड इस तरीके से है ना। अब कोई भी सिस्टम चाहेगा कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करे, और मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, जैसे जैसे ये चार्ज कम होता जाएगा वैसे वैसे ये फील्ड जो है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यही कारण है कि ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहता है, डिस्चार्ज होना चाहता है। ठीक है, तो एट टी बराबर 0 क्या था, एट टी बराबर 0 जो है कैपेसिटर चार्ज था और उसके पास प्लस कैपिटल क्यू और माइनस कैपिटल क्यू चार्ज था, एंड द प्लेट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब यहां पर हम लोग किसी टी टाइम की अगर बात करें तो इस समय लेटर से कि चार्ज थोड़ा कम हो गया, कितना हो गया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, है ना, कुछ न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होगी, है ना, इस सेंस में होगी। तो अगर हम लोग भी इसी सेंस में बढ़ करके किरचॉफ लगाएं तो क्या लिखेंगे, पहले क्या हो रहा है, माइनस से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो Q बाय C। फिर क्या हो रहा है, अब हम लोग जा रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस और उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो क्या लिख देंगे, माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास एक इक्वेशन तो आ गई। अब सोचिए कि दूसरी इक्वेशन कैसे हासिल किया जाए। तो इस बार हम लोग I को क्या लिख सकते हैं, I को हमें लिखना चाहिए माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों, क्योंकि I मैंने क्या कहा है, I तो मैग्नीट्यूड होता है ना। तो I जैसे क्या होता है, 4 एम्पियर 3 एम्पियर 7 एम्पियर ऐसा होता है करंट। तो I तो पॉजिटिव है लेकिन Q जो है वो वक्त के साथ कम हो रहा है, तो इसीलिए अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए I इंस्टेड ऑफ डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी। तो why is I इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी, बिकॉज द चार्ज डिक्रीजेस एज टाइम पासेस। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को, कौन सी दो इक्वेशंस को, जो हमने अभी भी निकाली किरचॉफ से और जो I की इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करते हैं ना, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 को कंबाइन करते हैं। तो देखते हैं कि अपने पास क्या आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर Q बाय C को मैं लिख सकता हूं अब कितना, माइनस R टाइम्स डी क्यू बाय डी टी। क्लियर है ना ये बात। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन आर सी। अब दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। t बराबर 0 पर चार्ज की वैल्यू कितनी थी, कैपिटल Q थी। लेटस से किसी t टाइम पर चार्ज की वैल्यू स्मॉल q हो गई, है ना। तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ln ऑफ कितना आ जाएगा, ये q अपॉन कैपिटल Q, है ना, मैंने लिमिट भी भर दिया है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस टी अपॉन आर सी। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, q अपॉन q इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी। तो यहां से फाइनली अपने पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, ये आ गई कि किस तरीके से चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम। और हमें इस बार दिख रहा है कि ये किसके कंपेरेबल इक्वेशन है, जैसा हम लोगों ने डिराइव करा था ना, I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, ये उसी को तो रिजेंबल कर रहा है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि उन दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इस बार चार्ज जो है वो घट रहा है, एक्सपोनेंशियली घट रहा है, और t बराबर 0 पर चार्ज ऑब्वियस है कि मैक्सिमम था, और t टेंडिंग टू इंफिनिटी पर चार्ज को क्या हो जाना पड़ेगा, टेंडिंग टू 0। एक चीज का बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर बहुत फास्ट डिस्चार्ज होता है, लेकिन फिर भी एक चीज हम लोग जरूर मेंशन करेंगे कि डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट ओनली एट t इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर हुई ये बात। ऑल्दो डिस्चार्जिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, कुछ मिली सेकेंड में ही मैक्सिमम चार्ज जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल डिस्चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई होप कि आपने भी यही एक्सपेक्टेशन रखा होगा कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो इंटरवल्स है उसको टाइम कांस्टेंट के टर्म्स में रख दिया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर शुरुआत में चार्ज कितना था, t बराबर 0 पर चार्ज अगर था q बराबर q नॉट, तो किस तरीके से ये लगातार कम होता जा रहा है, और एक टाइम कांस्टेंट में वो कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा 0.368 क्यू नॉट, जिसको हम लोग सिंपली 0.37 क्यू नॉट भी कह सकते हैं। क्लियर है ये बात। तो ये तो हमने किसका ग्राफ देखा, ये हमने ग्राफ देखा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम
कैपेसिटर या फिर टाइम कांस्टेंट। तो ये रहा ग्राफ। और आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से चार्ज इस बार घट रहा है ना, उस तरीके से करंट भी लगातार घटता जाना चाहिए। क्यों घटना चाहिए? क्योंकि आप सोचिए कि अगर शुरुआत में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस था, तो उसे कम करने के लिए जो करंट है वो भी बहुत तेजी से चल रहा था, है ना, करंट की वैल्यू हाई थी। जैसे जैसे क्या होने लगा, जैसे जैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर वो कम होने लगा, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। इसको हम लोग आइए इक्वेशन से देखते हैं। अगर मैं इक्वेशन लिखूं Q बराबर Q नॉट e टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि I क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखिए माइनस तो पहले मैंने लगा दिया, क्यू नॉट एज इट इज रहेगा, ई की पावर माइनस टी बाय आर सी भी आ जाएगा, और चेन रूल से माइनस वन अपॉन आर सी एक बार और आ जाएगा। अब यहां से देखिए आई कितना आ गया, आई आ गया क्यू नॉट अपॉन आर सी मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए क्यू नॉट अपॉन आर सी बेसिकली क्या बन गया, क्यू नॉट अपॉन आर सी एक तरीके से आई नॉट बन गया, मैक्सिमम करंट, जो कि टी इक्वल टू 0 पर संभव है ना। तो आई बराबर हमारे पास फिर से कैसा आ गया, आई इज इक्वल टू आ गया आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ आ गया हमारे पास। और ये तो इक्वेशन हम लोगों ने देख रखी है, इसका ग्राफ तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। इसका मतलब चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल सेम आता है। लेकिन डिस्चार्जिंग में जो चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है वो कैसा आता है, वो डिक्रीज करता हुआ आता है। लेकिन चार्जिंग में चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसा आता था, इंक्रीज करता हुआ। तो बेसिकली याद क्या रखना है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ चार्जिंग एज वेल एज डिस्चार्जिंग। चलिए, तो अब हम लोगों ने थ्योरी इतनी कर ली है कि हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged by connecting it to a battery E. Prove that the heat produced in the circuit is half CV square during charging. तो चलिए पहले सर्किट बना लेते हैं। तो ये देखिए आपके लिए सर्किट तैयार है। अब हमें ये पता है कि Q बराबर कितना हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, है ना। यहां पर हम लोग जानते हैं कि Q नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C इंटू ई। और हमें ये भी पता है कि यहां से I बराबर कितना आ जाएगा, I बराबर हमारे पास आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाएगा E अपॉन आर इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि थर्मल पावर कितना होता है, थर्मल पावर होता है डी एच बाय डी टी। किस रेट से हीट डिसिपेट हो रही है, तो वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो स्मॉल हीट डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी। अब इसी को अगर इंटीग्रेट कर दे तो क्या आ जाएगा, टोटल हीट डिसिपेटेड। तो H बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। तो अपने को ये हीट निकालनी है फिलहाल, है ना। तो अगर हीट निकालनी है तो क्या करेंगे, T बराबर 0 से लिमिट रख देंगे, T टेंडिंग टू इंफिनिटी तक। तो हीट हमारे पास कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, और लिमिट है 0 से इंफिनिटी। तो यहां पर चलिए वैल्यू भर देते हैं। तो आई की वैल्यू क्या भर दे, E अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसकी पावर कितनी रख दें, इसकी पावर रख देंगे 2 इंटू आर टाइम्स डी टी, है ना। और लिमिट है 0 से इंफिनिटी तक। तो कितना आ जाएगा ये, H बराबर आ जाएगा, पहले जो कॉन्स्टेंट्स है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन एक आर बाहर भी तो है, तो बचेगा अंदर एक आर बच जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, और फिर आ जाएगा dt। और अब इंटीग्रेशन यहां पर लिख देते हैं ना, 0 से इंफिनिटी तक। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान होता है, कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर तो एज इट इज रह गया, ई टू द पावर माइनस 2t बाई आर सी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस 2t अपॉन आर सी, और फिर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस 2 अपॉन आर सी भी आ जाएगा, है ना। और अपने को ये याद रखना है कि लिमिट रखनी है 0 से इंफिनिटी तक। तो ये कितना हो जा रहा है, ये आप देखिए कि हाफ, एक तो हाफ आ जा रहा है बाहर, और उसके अलावा क्या हो जा रहा है, उसके अलावा यहाँ पर आर सी ऊपर आ जा रहा है, तो एक आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, है ना।
तो ऊपर कितना बन गया, सी ई स्क्वायर, और अंदर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर, जैसे ही मैं माइनस इंफिनिटी भरूंगा तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो जीरो माइनस, है ना, जीरो माइनस कितना कर दें, एक माइनस ऑलरेडी बाहर भी था, तो इसीलिए माइनस और माइनस हम लोग एंड में देखेंगे कि प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर जीरो जब भरेंगे तो ये वन हो जाएगा। तो यहां से देखिए हीट अपने पास कितना आ गया, हीट आ गया हाफ सी ई स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हीट में कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, हाफ सी ई स्क्वायर, और यही तो अपने को प्रूव करना था। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द करंट आई सप्लाइड बाय द बैटरी इन द नेटवर्क शोन इन स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हो गया, स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया कि जब आप ये समझिए कि कैपेसिटर के पास जितना चार्ज आना था उतना आ चुका है ना, तो इसे हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं। मतलब और फर्दर कैपेसिटर चार्ज नहीं हो सकता है। और उस समय क्या बोला है, फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखिए, ऐसे सवाल आपको बहुत मिलेंगे और बहुत ही आसान होते हैं ऐसे सवाल। आप देखिए करंट यहाँ निकला इस तरीके से ना, बैटरी से निकला, और अब वो इस रास्ते में नहीं जा सकता है, कैपेसिटर के थ्रू नहीं जा सकता है, क्योंकि कैपेसिटर और ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, है ना। तो करंट जो है इधर से आएगा और सीधा इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर जाएगा, और वापस से बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस से उसके अंदर पहुंच जाएगा। तो हमें बेसिकली दिख रहा है कि ये वाली जो अंदर वाली जो लाइन है जिसमें दो, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर है, उसमें कोई भी करंट नहीं जा पा रहा है। तो आउटर लूप में मैं पॉइंट्स मान लेता हूं, जैसे कि इस पॉइंट का नाम मैंने ए दे दिया और इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया। तो आप देखिए कि जो पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल इस 4 ओम और 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के बीच के भी पॉइंट का होगा। तो बेसिकली अगर मैं इसे डी कह रहा हूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वीबी बराबर होना पड़ेगा वीडी, क्योंकि रेजिस्टर है तो यहां पर, लेकिन करंट नहीं है, जिसके कारण कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या था, सबसे पहले करंट निकालना था। तो करंट निकालने के लिए मैं आउटर लूप में किरचॉफ्स लगा देता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मान लीजिए मैं इस पॉइंट से चालू किया चलना, तो मैंने देखा कि पोटेंशियल का राइज आया, कितने पोटेंशियल का राइज आया, 2 का, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद करंट जो है जब जाएगा 6 ओम से, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे -6 इंटू आई, मैंने करंट को आई कह दिया। उसके बाद क्या होगा, एक 2 रेजिस्टेंस और है 2 ओम का, तो उसके थ्रू -2i, दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस से मैं उसी पॉइंट पर पहुंच गया। तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर मैं लिख सकता हूं 8i इज इक्वल टू 2, तो i बराबर कितना आ गया, 0.1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25 एम्पियर, है ना। तो ये हमारा पहले पार्ट का जवाब आ गया। अब दूसरे पार्ट में पूछा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो चार्ज हम लोग क्या बोल देंगे, चार्ज के लिए चाहिए मेरे को कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो क्या करें, यहां पर मुझे चाहिए ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस है कि कौन हाई पोटेंशियल पर होगा, ए हाई पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि ए से हम लोग जा रहे हैं अगर बी की तरफ इस तरीके से, तो आप देख पा रहे हैं कि रेजिस्टर आ रहा है जिसके कारण पोटेंशियल कम हो रहा है। तो बेसिकली ए हो गया हाई पोटेंशियल और बी या फिर डी दोनों एक ही पॉइंट हो गए, दोनों हो गए लो पोटेंशियल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q बराबर हो जाएगा C इंटू वी, और यहां पर C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड है, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं क्या लिखूंगा, VA माइनस VD। तो बेसिकली मुझे VA माइनस VD निकालना है, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय VA माइनस VB भी तो बोल सकता हूं। अब VA माइनस VB देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग अगर नीचे इस रेजिस्टर से होकर के जाएं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि VA माइनस VB इज ऑल्सो इक्वल टू 6 इंटू आई, है ना। तो आई हमने निकाल ही लिया था 0.25 एम्पियर, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 वोल्ट। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 1.5 वोल्ट आ गया, और चार्ज यहां से कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय 1.5 वोल्ट, जो कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइक्रो कूलम, और यही हमारा जवाब हो गया। चलिए तो एक लेवल और बढ़ाते हैं हम लोग अपना, और अगला सवाल देखते हैं जो थोड़ा स्केरी है देखने में, लेकिन अभी मैं इसे रिजॉल्व कर दूंगा आपके लिए। सवाल है, अ पार्ट ऑफ अ सर्किट इन स्टेडी स्टेट along with the currents flowing in the branches, the values of resistance etc is shown. Calculate the energy stored in the capacitor.
तो बेसिकली अपने को कैपेसिटर दिया हुआ है और अपने को क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है ना। तो मेरे को एक चीज क्लिक कर रही है कि एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। तो अगर मैं ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं तो मैं सिंपली U बराबर हाफ CV स्क्वायर लगा करके जवाब निकाल सकता हूं, है ना। तो चलिए इसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं और अपने को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो यहां पर देखिए क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर मुझे दिख रहा है कि यहां से करंट 2 एम्पियर आ रहा है, यहां से करंट 1 एम्पियर जा रहा है ना। और स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, जब भी बात हो रही है तो स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। तो उस केस में मुझे पता है कि करंट सिर्फ इधर से जा सकता है, और इधर से कितना करंट जाएगा, इधर से जाना पड़ेगा 3 एम्पियर, क्योंकि 1 इधर से है या 2 इधर से है तो इधर से 3 जाएगा। तो यहां से 3 एम्पियर इस तरीके से जा रहा है। क्लियर हुई ये बात। अब देखिए इधर 1 एम्पियर आ रहा है, इधर 2 एम्पियर जा रहा है। तो हम लोग क्या समझ सकते हैं यहां पर, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर 1 एम्पियर आ रहा होगा, क्योंकि 4 माइक्रोफैरेड वाले पार्ट से तो कोई भी करंट नहीं आ सकता है। तो हमें ये दिख गया कि इधर से 1 एम्पियर आ रहा था, इधर 3 एम्पियर जा रहा है, इधर 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि इधर 2 एम्पियर जा रहा होगा। तो हम लोगों ने सारे के सारे करंट तो यहां पर चलिए निकाल लिए। अब अपने को क्या देखना है, P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बहुत आसान तरीका है, अगर मैं P से बढ़ूं Q की तरफ कुछ इस तरीके से, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, मैं लिखूंगा VP। फिर क्या होगा, आप देखिए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर, और रेजिस्टेंस है 5 ओम, और हाई टू लो मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा कितने का, 5 इंटू 3 दैट इज 15 वोल्ट का। फिर क्या है, 3 एम्पियर और 1 ओम, तो इस बार पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 3 का। अब यहां पर 2 ओम है और करंट 1 एम्पियर है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा -2 का। दिस विल बी इक्वल टू VQ। तो यहां से मेरे पास VP माइनस VQ कितना आ गया, 15 और 3 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गया। तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और मुझे दिख रहा है कि कैपेसिटेंस कितनी है, 4 माइक्रोफैरेड। तो मैं एनर्जी कितनी लिख दूंगा, मैं एनर्जी लिख दूंगा हाफ इंटू 4 माइक्रोफैरेड इंटू 20 का स्क्वायर, है ना। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये 400 मतलब 800 माइक्रो जूल। ये एनर्जी आ गई। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C इन स्टेडी स्टेट। तो बेसिकली अपने को करना क्या है, A और B, है ना, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, और किसके बीच में निकालना है, B एंड C के बीच में। तो चलिए ट्राई करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको यह दिख रहा होगा कि एक बैटरी है ना, और यहां से मान लीजिए करंट कुछ निकला, इधर कुछ गया। अब देखिए क्या इस कैपेसिटर के वाले रास्ते में कोई करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कब की कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब कि कोई करंट ना इधर जा पाएगा ना इसमें जा पाएगा। तो करंट आखिर जाएगा कैसे, है ना, सोचते हैं। करंट के लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है ना। करंट अगर इधर से जाना चाह रहा है, इधर से होकर के फिर इधर ये ब्लॉक आ गया, इधर भी ब्लॉकेज आ गया, इधर भी ब्लॉकेज आ गया, तो इसका मतलब करंट जो है स्टेडी स्टेट में कहीं भी फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो ये बहुत मजेदार सवाल हो गया कि स्टेडी स्टेट में कहीं पर भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। तो ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, इनका कोई मतलब ही नहीं रह गया यहाँ पर। क्लियर है ये बात। तो एक काम करते हैं, यहाँ के पोटेंशियल को मैं 0 वोल्ट बोल देता हूँ, तो ए का पोटेंशियल या फिर इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरीके से रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं है, तो VC कितना हो गया, VC भी हो गया 0 वोल्ट, और VA कितना हो गया, VA हो गया 100 वोल्ट, है ना। अगर यहाँ का पोटेंशियल 100 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 100 हो गया, यहाँ का भी पोटेंशियल 100 हो गया, यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0 हो गया, फिर यहाँ का पोटेंशियल भी 100 हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वायर है, आप देखिए इसकी लेंथ मैटर नहीं कर रही। यहाँ पर ये कितना लंबा है उससे तो कोई मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि ये 100 वोल्ट ही है यहाँ पर, है ना, पूरा का पूरा ये। उसी तरीके से ये वाला जो वायर है इसकी भी लेंथ मैटर नहीं कर रही है कि कितना लंबा ये है ना। मैं चाहूं तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ सकता हूं, उसी तरीके से इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ सकता हूं। मतलब कि मैं इस लाइन को ना बहुत छोटा बना दूंगा,
जिसके कारण सर्किट थोड़ा और सिंपलर दिखने लगेगा। आइए मैं बताता हूं आपको कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। और साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखिए कि जैसे कि ये जो पॉइंट है इसे मैंने ए कहा है, तो एक तरीके से ये भी तो ए पॉइंट ही बन गया। उसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी तो एक तरीके से ए पॉइंट ही बन गया है ना। और इसी तरीके से अगर मैं इसे सी पॉइंट कह रहा हूं तो ये भी सी हो गया और ये भी एक तरीके से सी हो गया। तो आप इस 1 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर को देखिए, इसे देखिए थोड़ी देर के लिए। ये कहां पर लगा हुआ है? ए और सी के बीच में लगा हुआ है ना। ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में ये 1 माइक्रोफैरेड है। तो चलिए मैं एक नया डायग्राम बनाता हूं इसका, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए बच्चों, ये रहा उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम। मैंने देखिए यहां पर क्या दिखाया, अगर ये बी पॉइंट है तो इसे भी तो मैं बी पॉइंट कह सकता हूं, और उसी तरीके से ये भी तो बी पॉइंट हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में देखिए 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड है, तो ए और बी के बीच में मैंने 3 और 3 दिखा दिया। फिर बी और सी के बीच में देखिए, बी और सी के बीच में दो चीजें हैं, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड, तो मैंने बी और सी के बीच में 1 और 1 दिखा दिया। और ए और सी के बीच में देखिए 1 माइक्रोफैरेड लगा है, तो मैंने ए और सी के बीच में 1 माइक्रोफैरेड दिखा दिया। और साथ ही साथ ए और सी से पूरा का पूरा ये जो बैटरी और जो रेजिस्टेंसेज है ये कनेक्टेड है, तो वो भी मैंने यहाँ पर एक्सटर्नली दिखा दिया। तो अब देखिए आपको काफी क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर ये 3 और 3 किस में है, ये दोनों पैरेलल में है। 1 और 1 किस में है, ये दोनों भी पैरेलल में है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 और 3 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 6, और 1 और 1 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2। तो चलिए डायग्राम को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, अपने को दिख रहा है कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है। और अपने को क्या चाहिए था? ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस और बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए और सी के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 100 वोल्ट का है ना, क्योंकि सी का पोटेंशियल मैंने कितना कह दिया? सी का पोटेंशियल अगर मैंने 0 वोल्ट कह दिया तो उस हिसाब से ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा। अब इस 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में देखिए क्या क्या लगे हैं। आप ऊपर वाले रास्ते को देखिए, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड जो है वो सीरीज में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो 6 और 2 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2/6 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। तो ये इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई? 12/8, मतलब कि 3/2, है ना। 3/2 माइक्रोफैरेड जो है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया ऊपर वाले रास्ते का। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि कितना चार्ज इनके पास होगा। हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू V। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट कितना है? C इक्विवेलेंट है 3/2 माइक्रोफैरेड। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ओवरऑल 100 का है, तो ये कितना आ जाएगा? 150 माइक्रो कूलम, है ना। तो यहाँ पर 150 माइक्रो कूलम है, यहाँ पर -150, यहाँ पर 150, यहाँ पर -150। तो अब आप देखिए कि चार्ज मिल गया रेस्पेक्टिवली, है ना। दोनों कैपेसिटर पर चार्जेस इतना इतना ही है, 150 और 150। तो 6 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा? तो हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? Q बराबर सी बी का लगाएंगे, तो V बराबर हो जाएगा Q/C। Q है 150 माइक्रोकूलम, और इसको डिवाइड किससे कर दें? इसके कैपेसिटेंस से, जो कि कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड। सही है बात? तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 और 30, तो ये 5, तो 25 वोल्ट, है ना। इतने का पोटेंशियल ड्रॉप आ गया ए और बी के बीच में। तो अगर ए का पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो बी का पोटेंशियल 75 वोल्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर बी का पोटेंशियल 75 वोल्ट है और सी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी कितने का आ जाएगा? 75 वोल्ट का। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा VAB बराबर 25 वोल्ट और VBC इक्वल टू 75 वोल्ट्स। यही हमारा फाइनल जवाब है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फाइंड द चार्जेस ऑफ द 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड शोन। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। अगर बैटरी से इस तरीके से करंट निकला तो ये मान लीजिए कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ पर बटा, उसके बाद ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले रास्ते में तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ इस तरीके से जरूर जा सकता है ना। इस तरीके से जा करके यहाँ पर ये आ जाएगा और इधर से भी ऐसे जा करके ये वापस से यहाँ पर बैटरी में जितना करंट निकला था बैटरी से उतना ही वापस इसमें एंटर कर जाएगा।
तो बेसिकली हमारे को दिख रहा है कि बाहर दो दो कैपेसिटर्स हैं, दो ऊपर हैं और दो नीचे हैं, और अपने को उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पहले तो निकालना होगा अगर हमें चार्ज निकालना है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, है ना। अब अपने को ये दिख गया कि यहाँ का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल 6 वोल्ट और यहाँ का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इस रास्ते में आप देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। उसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल भी 6 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाएगा। अब बेसिकली अपने हमारे को यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल निकालना होगा। तो कैसे निकाले भाई? आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, और इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है ना। इसमें भी कोई नहीं फ्लो हो रहा और इसमें भी कोई फ्लो नहीं हो रहा करंट। तो बेसिकली अगर हम लोग निकाल ले कि इन जगहों का पोटेंशियल कितना है, एक तो ये जो ग्रीन वाला डॉट मैंने डिनोट किया यहाँ पर और एक यहाँ पर, अगर ये दोनों पोटेंशियल्स अपने को पता लग जाए तो हम लोग बड़े आराम से चार्जेस निकाल सकते हैं कि कैपेसिटर्स के पास कितने होंगे। अब आप देखिए एक और मजेदार चीज, जो पोटेंशियल यहाँ का होगा, लेट अस से कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है, तो वही पोटेंशियल यहाँ का भी तो होगा V1, क्योंकि यहाँ पर तो स्ट्रेट एक वायर है जिसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। उसी तरीके से अगर यहाँ के पोटेंशियल को मैं V2 कह रहा हूँ तो यहाँ का पोटेंशियल भी ऑब्वियसली V2 होना पड़ेगा। तो अब सवाल बड़ा आसान हो गया कि अपने को V1 और V2 निकालना है ना। तो V1 V2 कैसे निकाले? तो आप पहले देखिए 6 वोल्ट के साथ जो ऊपर जो 1 और 2 ओम वाला जो ये वाला लूप है ना, इसमें देखते हैं। इसमें अगर किरचॉफ्स लगाएं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 वोल्ट माइनस 1 इंटू, मान लीजिए इस लूप में करंट को मैं I1 कह रहा हूं, है ना। तो 6 माइनस 1 इंटू I1 फिर 2 इंटू I1 मतलब माइनस 2 इंटू I1, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ गया, 3I1 इज इक्वल टू 6। तो I1 कितना आ गया? I1 आ गया 2 एम्पियर। तो अगर I1 2 एम्पियर है तो अपने को ये साफ दिख रहा है कि V1 है ना, ये जो V1 पोटेंशियल है इस पॉइंट का, वहां से अगर मैं आगे बढ़ूं इस 0 वोल्ट तक, तो V1 से जब मैं 0 वोल्ट की तरफ आ रहा हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, V1 माइनस 2 इंटू I1 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि V1 में से इतना और घटा तो वो 0 हो गया। तो यहां से V1 कितना आ गया, V1 आ गया 4 वोल्ट। तो अपने को V1 मिल गया, V1 की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। इसी तरीके से चलिए अब V2 निकाल लेते हैं। तो चलिए V2 निकालने के लिए हम लोग नीचे वाले लूप में आ जाते हैं ना, इस लूप में आ जाते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन, 6 माइनस 3 इंटू, इस करंट को मैं चलिए I2 बोल देता हूं, माइनस 3I2, फिर एक और 3 है तो माइनस 3I2 अगेन, फिर क्या लिख दूं, इज इक्वल टू 0, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो पूरा 6 वोल्ट का ओवरऑल हो गया। तो यहां से क्या आ गया, 6I2 इज इक्वल टू 6, तो I2 बराबर कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब आप देखिए अगर मैं ये करूं कि जहां का पोटेंशियल V2 है वहां से मैं कहां पर पहुंचूं, वहां से मैं इस 3 ओम के थ्रू बढ़ते हुए मैं 0 वोल्ट वाले पॉइंट तक मान लीजिए आ रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, V2 उसमें और कितना कम होगा, माइनस 3 इंटू 1, और ऐसा होने से उसका पोटेंशियल 0 हो गया। तो V2 बराबर कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया। तो अब देखिए V2 अपने को मिल गया और V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट। बस अब तो सवाल खत्म ही हो गया, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके आंसर लिखना चालू कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें इस वाले 1 माइक्रोफैरेड वाले की, तो इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर होता है CV, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का आ गया। तो कितना जवाब हो गया हमारे पास, जवाब आ गया 2 माइक्रोकूलम। उसी तरीके से इस 2 माइक्रोफैरेड की अगर बात करें तो चार्ज कितना आ जाएगा, इसको मैं Q2 बोल देता हूं, ऊपर वाले को Q1 बोल देता हूं। तो Q2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C जो कि है 2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 4 का है, तो ये हो गया 8 माइक्रोकूलम। इसी तरीके से इस वाले की बात करते हैं ना, तो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं Q3 बराबर कितना हो जाएगा, C दिया हुआ है 3, इसको मल्टीप्लाई कर दे पोटेंशियल ड्रॉप से जो कि 3 का आ रहा है, तो ये कितना हो गया 9 माइक्रोकूलम। और आखिर में बात करते हैं 4 माइक्रोफैरेड वाले की, तो Q4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू पोटेंशियल ड्रॉप 3 का है, तो ये हो गया 12 माइक्रोकूलम। तो इतने आराम से देखिए हम लोगों ने जवाब निकाल लिया। चलिए बच्चों, तो हम लोग आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, विच इज कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट्स, है ना। तो अब थोड़ा सा एक लेवल और हम लोग ऊपर जाएंगे आरसी सर्किट में,
और जैसे कि ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के सर्किट्स हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहले क्या होता था, एक ही लूप होता था ना, एक बैटरी होती थी, एक रेजिस्टेंस होता था, एक कैपेसिटर होता था, यही होता था ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस बार क्या है, आप देख पा रहे हैं कि दो दो लूप हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो ऐसे केसेस में देखिए कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस पूरे की पूरी सर्किट का टाइम कांस्टेंट। आइए मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं कि हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। आपको ये तीनों स्टेप बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए हमेशा। सबसे पहला काम क्या करना है, शॉर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्सेस। तो सबसे पहले आप तो ये डायग्राम जो है इसको देखिए, इसमें हमसे क्या कहा गया है, पहला स्टेप कि शॉर्ट ऑल द वोल्टेज सोर्सेस, मतलब कि जहां पर भी वोल्टेज सोर्स आपको दिखाई दे रहा है उसे क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है। तो चलिए हम लोग ये काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ऐसे, ये जो बैटरी थी ना, इसको मैं गायब करके इसको एक प्लेन वायर से कनेक्ट कर देता हूं। तो ये हो गया शॉर्टिंग द वोल्टेज सोर्स। अब क्या करने बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। अब ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द कैपेसिटर। इसके अक्रॉस अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अगर इसके अक्रॉस देखना है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इस सी को भूल जाइए, है ना। अब आपके लिए आर इक्विवेलेंट निकालने का ये सवाल हो गया। तो आप क्या कहेंगे, आर इक्विवेलेंट क्या है, 6R और 3R आपको पैरेलल में दिखाई दे रहे होंगे विद आर इन सीरीज। तो 6R और 3R का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 विच इज 18 अपॉन 9 विच इज 2। तो 2R प्लस R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R हो गया, है ना। तो अब तीसरे स्टेप में क्या बोला है, टाइम कांस्टेंट को कितना रखना है हमें, RC, मतलब R इक्विवेलेंट इंटू C। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 3R, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C से। तो ये आ गया हमारे पास इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट। अब देखते हैं इसके मदद से हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सिंपल सा स्टेप हमें लेना है। यहां पर आप देखिए कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब क्या होगा, तब करंट सिर्फ इस तरीके से फ्लो करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कब आएगा, जब इस तरीके से करंट फ्लो करता रहेगा, है ना, और इस कैपेसिटर में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा। तो बेसिकली अपने को इस P और Q पॉइंट के बीच में क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो आइए पहले तो सॉल्व करते हैं और निकालते हैं I कितना आएगा, है ना। तो EMF कितना है, E है, और इसको डिवाइड कितने से कर दें, 6R और 3R, क्योंकि इस सर्किट में ही तो करंट फ्लो कर रहा है। तो E अपॉन 9R क्या आ गया, हमारा मैक्सिमम करंट आ गया। और अगर P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो उसका सबसे आसान तरीका है क्या, I इंटू 3R, क्योंकि जो पोटेंशियल इस P पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी, इसे भी मैं P कह सकता हूँ, सिमिलरली इस पॉइंट को भी मैं Q कह सकता हूँ। तो I इंटू 3R विल गिव मी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो E अपॉन 9R को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 3R से। तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9, मतलब E बाय 3। तो आप ऐसे देखिए यहाँ पर कि ये जो कैपेसिटर है ना, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो सकता है, इसके अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सकता है E बाय 3 का, है ना। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने इससे पहले जो RC सर्किट देखा था उसमें Q बराबर क्या आता था, Q बराबर आता था Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही आता था ना। तो इस बार भी यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और क्या लिख देंगे, Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर कितना लिख दें, मतलब कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t, वो हो जाएगा मैक्सिमम चार्ज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो Q मैक्स कितना हो जाएगा, भाई कैपेसिटर C है और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस E बाई 3 का हो सकता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, मैक्सिमम चार्ज इसके पास कितना आ सकता है, C E बाई 3, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ हमने निकाल लिया था, टाउ कितना आया था हमारा 3RC। तो यही हमारा चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया इस सर्किट के लिए। क्लियर है ये बात। तो देखिए इन सिंपल से स्टेप्स को लेकर के हम लोगों ने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया, है ना, ऑन द कैपेसिटर। तो कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट जो है उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले टाइम कांस्टेंट निकालना होता है और उसके बाद फिर ये देखना होता है कि कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, और इस तरीके से फाइनल आंसर हम लोग लिख सकते हैं।
क्लियर है ये बात? तो चलिए एक और सवाल के थ्रू थोड़ी और क्लैरिटी हासिल करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल ये रहा, फाइंड द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एट एनी टाइम T, ऑल्सो फाइंड द करंट्स इन वेरियस ब्रांचेस। तो चलिए सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे इस बार, सबसे पहले हम लोग टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं ना। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें? टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है अपने को, सबसे पहले अपने को भाई सारे वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट कर देना होता है। तो ये चलिए मैंने ऐसे शॉर्ट कर दिया। और क्या बोल दिया जाता है, सर्किट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या बोला जाता है कि कैपेसिटर के एंड्स के अक्रॉस, लेट अस से कि ये ए है और ये बी है, इसके अक्रॉस अपने को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। आप देखिए यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आ जाएगा, आर और आर का रिजल्टेंट R/2, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, और R/2 के साथ ये वाला R जो है ये सीरीज में आ जाएगा। तो टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, 3R/2 इंटू सी, है ना। R इक्विवेलेंट 3R/2 है और जो कैपेसिटेंस है वो C है। तो चलिए टाइम कांस्टेंट तो हम लोगों ने निकाल लिया, टाउ बराबर 3RC/2। अब वापस से अपने ओरिजिनल सर्किट पे आ जाते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए ओरिजिनल सर्किट में। हमें ये पता है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू है 3R/2। अब आप देखिए कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तब करंट कैसे फ्लो करेगा, सिर्फ इस वाले लूप में इस तरीके से फ्लो करता रहेगा, है ना। करंट आएगा, यहां से जाएगा, फिर इधर चला जाएगा। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को P कह रहा हूं, इस पॉइंट को Q कह रहा हूं, तो P और Q के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ सकता है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करंट निकालना होगा। तो करंट बराबर कितना आ जाएगा, V/, अब ये R और R देखिए सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा V/2R, है ना। I बराबर आ गया V/2R। अब देखिए यहां पर हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो इस करंट को किससे मल्टीप्लाई कर दे, इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q आ जाएगा। तो I इंटू आर विच इज इक्वल टू V/2R इंटू आर, तो ये कितना आ गया, V/2 आ गया। तो इस तरीके से मुझे क्या समझ में आ गया कि जो चार्ज है ना, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या लिख पाएंगे हम लोग, Q बराबर लिख देंगे हम लोग, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस V/2 है, तो C इंटू V/2, ये हो गया मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम चार्ज, मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, और टाउ यहां पर क्या है 3RC/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, Q बराबर CV/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 3RC/2, है ना। तो ये बेसिकली क्या बन गया, -2t/3RC बन गया। तो मैं यहां लिख देता हूं -2t/3RC। तो ये हो गया हमारा फाइनल जवाब। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये जो अभी तरीका हम लोगों ने निकाला, इस तरीके में तो हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके में हम लोगों ने ऐसा देखा कि एक मैंने आपको तरीका बताया जिससे आप सॉल्व कर पा रहे थे, इसमें कोई डेरिवेशन जैसी चीज तो आपको नहीं दिखाई दी। तो अब मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे यही वाला जवाब आएगा अगर हम लोग बेसिक मेथड फॉलो करें। तो बच्चों अब मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक नए मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और ये मेथड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएगा तो हमेशा हम लोग बेसिक तरीके को यूज कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं किसी टी टाइम की बात कर रहा हूँ, टी टाइम पर मान लीजिए कि करंट यहाँ से आई जा रहा है और उसका कुछ हिस्सा यहाँ चला गया I1 और कुछ हिस्सा चला गया इधर I2। तो आप मुझे बताइए कि हम लोग सिंपली बेसिक से अगर चलें तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, किरचॉफ्स की इक्वेशन लिखेंगे, है ना। उस समय मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज स्मॉल q है और यहाँ पर माइनस q है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले आउटर लूप की बात करते हैं, है ना। मैं इस पॉइंट से चलना चालू कर रहा हूँ और मैं सबसे पहले देख रहा हूँ पोटेंशियल का राइज आया V, फिर क्या होगा, ये जो R रेजिस्टेंस है उसके कारण ड्रॉप आएगा, तो -I1 इंटू आर, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो फिर से ड्रॉप आ रहा है, तो -Q/C, फिर क्या हुआ, यहां पर करंट की वैल्यू I हो गई, तो -I इंटू आर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अगली इक्वेशन के लिए क्या करें, अगली इक्वेशन के लिए काम करते हैं, सिर्फ हम लोग इस लूप में से घूम करके वापस आ जाते हैं ना। तो अगर इस लूप से वापस आना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V -I2 इंटू आर, फिर -I इंटू आर इज इक्वल टू 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
और एक और इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर ही तो I है। तो यहां पर चलिए अगली इक्वेशन लिख देते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखिए अपने पास तीन इक्वेशंस आ गई है ना, तीन इक्वेशंस अपने पास आ गई है और इन्हें अब बिल्कुल हमें सॉल्व करना है ताकि हमारा जवाब आ पाए, है ना। तो चलिए चालू करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ पर अपने को बेसिकली I1 से मतलब ज्यादा है ना। I1 से मतलब क्यों है, क्योंकि I1 के हिसाब से ही यहाँ पर चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि I1 जो है वही तो कैपेसिटर पर चार्ज डिपॉजिट कर रहा है ना। तो I1 इज एक्चुअली इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो एक और इक्वेशन अपने पास आ गई है ना, विच इज I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। समझ पा रहे हैं। तो टोटल अपने पास जो नंबर ऑफ इक्वेशंस आ गई वो तीन नहीं बल्कि बढ़ करके अब कितनी हो गई, चार हो गई, है ना। तो ये है हमारी इक्वेशन नंबर 4। तो चौथी इक्वेशन है I1 इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब चलिए धीरे धीरे I2 को गायब करने की कोशिश करते हैं और I को भी गायब करने की कोशिश करते हैं। कैसे गायब करें, सबसे पहले मुझे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में I1 है, बहुत बढ़िया, और साथ ही साथ I भी है ना। I को कैसे गायब किया जाए भाई, चलिए सोचते हैं। I को गायब करने का एक बड़ा आसान तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें क्या है, उसमें है v माइनस आई टू इंटू आर माइनस आई इंटू आर। अब I को क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस आई टू इंटू आर हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से अपने पास आ जाएगा I2, है ना। तो I2 कैसे निकाले, I2 इंटू आर प्लस I2 इंटू आर, मतलब ट्वाइस ऑफ I2 इंटू आर। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा V माइनस I1 इंटू आर के। तो यहां से देखिए अपने पास I2 आ गया, है ना। I2 कितना आ गया यहां से, V माइनस I1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय, कितने से डिवाइड कर दें, ट्वाइस ऑफ आर से। तो देखिए अपने पास क्या आ गया, I2 एज अ फंक्शन ऑफ I1 आ गया, है ना। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि I जो है वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो एक तरीके से I भी जो है वो भी फंक्शन ऑफ I1 बन जाएगा, है ना। चलिए बना ही देते हैं। I को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर I को मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 के बदले क्या लिख दें, V माइनस I1 इंटू आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स I1 इंटू आर प्लस V माइनस I1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर। तो अपने पास I कितना आ गया, अपने पास I आ जाएगा 2I1R माइनस I1R हो जाएगा I1 इंटू आर प्लस V अपॉन 2R, है ना। तो ये I की वैल्यू अपने पास आ गई। क्लैरिटी है यहां तक। अब चलिए आ जाते हैं ऊपर इक्वेशन में। जो ऊपर हमारे पास इक्वेशन थी, आप देखिए ये जो पहली वाली इक्वेशन थी, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि I1 तो है ही लेकिन साथ में I भी है। तो कोई बात नहीं, I की वैल्यू तो हमें पता ही है। तो चलिए इस पहली वाली इक्वेशन में I की वैल्यू हम लोग इन टर्म्स ऑफ I1 पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन याद रखिएगा क्या है, V माइनस I1R लिख लेते हैं, V माइनस I1 इंटू आर, फिर क्या था, आइए भूल गया मैं, फिर ऊपर चलते हैं, इसमें था माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, V माइनस I1 इंटू आर माइनस क्यू बाई सी माइनस I1 इंटू आर प्लस V, और इसको डिवाइड करेंगे 2R से और मल्टीप्लाई करेंगे R से, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो R से R कट गया, तो क्या आ गया अपने पास, अपने पास आ गया V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, V माइनस क्यू बाई सी आ जाएगा I1 इंटू आर प्लस I1R प्लस V अपॉन 2, है ना। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा अपने पास, V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 2I1R प्लस I1R, मतलब 3I1R प्लस V अपॉन 2, है ना। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां से हम लोग, V माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 3I1R अपॉन 2 प्लस V बाई 2। तो V माइनस V बाई 2 अगेन V बाई 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहां से, V बाई 2 माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ I1R अपॉन 2।
चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 2c, तो ये क्या बन जाएगा cv माइनस 2q, है ना, cv माइनस 2q बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ i1r अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पर से i1 अपने पास कितना आ गया, i1 आ गया cv माइनस 2q डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स rc, है ना, कुछ ऐसा आ गया। अब i1 को हम लोग क्या बोल देंगे, dq बाई dt एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, dq अपॉन cv माइनस 2q इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा dt अपॉन 3rc। अब चलिए इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है अपने को, और इंटीग्रेशन में लिमिट क्या रखेंगे, t बराबर 0 पर चार्ज तो कुछ भी नहीं था, 0 था, और किसी t टाइम पर चार्ज बोल देते हैं कि q है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ cv माइनस 2q होल डिवाइडेड बाय माइनस 2, और लिमिट भरनी होगी यहाँ पर 0 से q तक की, और ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा t अपॉन 3rc के। काफी सिंपल है ये राइट हैंड साइड। तो इसको अगर सॉल्व करें क्या आ जाएगा, ln ऑफ cv माइनस 2q अपॉन cv इज इक्वल टू माइनस 2t अपॉन 3rc। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया cv माइनस 2q अपॉन cv इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा फिर फर्दर, यहां से आ जाएगा 2q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cv 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, क्लियर है। और फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, q बराबर आ जाएगा cv बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस e की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, है ना। ये देखिए यही जवाब तो हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल लिया था, है ना। तो इसी सवाल के जवाब को हम लोगों ने फिर से कैसे निकाला, यूजिंग द बेसिक मेथड, क्लियर है ये बात। तो ये तो चलिए अपना q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, लेकिन सवाल में हमसे और भी चीजें पूछी थी, जैसे कि करंट इन वेरियस ब्रांचेस, मतलब कि अपने को i निकालना है, i1 निकालना है और i2 निकालना है ना। तो सबसे आसान तो है i1 निकालना, i1 कितना हो जाएगा, dq बाई dt। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और जवाब निकाल लेते हैं, है ना। तो dq बाई dt कितना हो जाएगा, cv बाई 2 इंटू माइनस साइन के साथ आएगा, और क्या आएगा इसके साथ, e की पावर माइनस 2t बाई 3rc आ गया। फिर चेन रूल से माइनस 2 अपॉन 3rc से मल्टीप्लाई करना होगा, तो c से c कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो i1 कितना आ गया, आइए देखते हैं। i1 अपने पास आ जाएगा, ये हो गया v अपॉन 3r, बिल्कुल सही जा रहे हैं, v अपॉन 3r मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, है ना। तो ये अपने पास आ गया i1। अब आपको पता ही है कि i1 आ गया तो i2 भी आ जाएगा और i भी आ जाएगा, और वो कैसे आएगा, इन दोनों इक्वेशंस की मदद से। i जो है i1 का भी फंक्शन पता है, और i2 जो है वो i1 का फंक्शन पता है अपने को। तो चलिए इन दोनों का इस्तेमाल करके i और i2 भी निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले i2 निकाल लेते हैं। i2 कितना हो जाएगा, v माइनस i1 इंटू r, मतलब कि v बाय 3, क्योंकि r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, e टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, और होल डिवाइडेड बाय कितने से डिवाइड करना है, 2r से, है ना। तो ये आ गया अपना i2। अब इसी तरीके से चलिए i1 निकाल लेते हैं, सॉरी i निकाल लेते हैं। तो i कितना हो जाएगा, i तो सिंपली हो जाएगा i1 प्लस i2। तो i2 हम लोगों ने निकाल ही लिया, कितना आया, v माइनस v बाई 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन 3rc, और होल डिवाइडेड बाय कितने से, होल डिवाइडेड बाय 2r, और इसमें i1 ऐड करना है। i1 कितना था, v बाय 3r, है ना, v बाय 3r ई टू द पावर माइनस 2t बाय 3rc, क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए i कितना आ जाएगा अपने पास i जो है वो आ जाएगा v बाई 2r को तो एज इट इज रहने दीजिए, है ना, v बाई 2r इधर आ गया। फिर क्या बच गया, माइनस v बाय 6r ई टू द पावर माइनस 2t बाई 3rc, और दूसरा टर्म कितना हो गया, प्लस v अपॉन 3r ई टू द पावर माइनस 2t अपॉन
3RC, है ना। तो यहां से फाइनली एक और काम कर देते हैं, V/2R और V/3R माइनस V/6R, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस V/6R e⁻-2t/3RC। तो ये हमारा आ गया जवाब, है ना। आई टोटल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी हम लोगों ने निकाल लिया है। और आप यहां पर चेक भी कर सकते हैं कि जब t टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा तब करंट कितना आना चाहिए था। आइए चेक करते हैं एक बार। देखिए टाइम टेंडिंग टू इंफिनिटी पर क्या होना चाहिए था, इधर तो इस वाले लूप में तो कोई भी करंट नहीं जा रहा है, सिर्फ इसी में जा रहा है, तो उस समय करंट आना चाहिए था V/2R। तो अब जो हम लोगों ने निकाला एक बार उसे देख लीजिए, उसमें भी जो है जब आप t टेंडिंग टू इंफिनिटी रखेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, V/2R हो जाएगा। क्लियर है ये बात। और t=0 भरने पर क्या आना चाहिए था, आइए वो पहले इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। एट t=0 करंट कितना आ रहा है यहां से, V/2R प्लस V/6R, है ना। तो ये कितना हो जा रहा है, 6R नीचे आ गया तो ये बन गया 3 और प्लस 1 मतलब 4V/6R मतलब कि 2V/3R। ये आना चाहिए था एट t=0। अब एक बार उस डायग्राम से भी चेक कर लेते हैं कि क्या 2V/3R सचमुच में आ रहा है। तो आप इस डायग्राम को जब देख रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि t=0 पर क्या हो रहा है। t=0 पर ये जो कैपेसिटर है उसका कोई रोल ही नहीं है, वो तो एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अगर प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया, R और R कितना हो जाएगा, R/2 R/2 और R 3R/2, है ना। तो उस समय करंट कितना आना चाहिए, V/3R/2 जो कि कितना हो जा रहा है 2V/3R। ये कब की बात हो रही है, एट t=0। और देखिए हम लोगों ने जो निकाला था उसके हिसाब से करंट कितना आ रहा है, 2V/3R आ रहा है t=0। इसका मतलब हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि जवाब किस तरीके से आया है और वो बिल्कुल सही है। ऑलराइट, तो बच्चों इसी के साथ हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो गया है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था और इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। अच्छे से इस सारे लेक्चर्स को रिवाइज करिएगा। और मैं आपको एक और सजेशन दे दूं कि ये जो आरसी सर्किट है, ऐसा ही एक और टॉपिक फ्यूचर में आने वाला है जिसका नाम होता है एलआर सर्किट। उसमें सी और आर के बजाय एल और आर आ जाते हैं। एल होता है इंडक्टर, तो वहां पर बिल्कुल सेम तरीका अप्लाई होता है जो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में देखा। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल में करिएगा। और इनफैक्ट अगर बहुत अच्छा सवाल कहीं बनेगा तो उसमें हो सकता है कि बेसिक से करने की जरूरत पड़े, तो आप बेसिक वाले मेथड को भी बहुत अच्छे से देखिएगा जिसमें मैंने किरचॉफ्स लगा करके किस तरीके से चार्जेस क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को डिराइव करा, वो आप देख सकते हैं। क्लियर है, तो ठीक है, होम असाइनमेंट अच्छे से करिएगा ताकि आपका टॉपिक पर कमांड आ सके। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।